अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे नेतन्याहू मेटाफोर अपॉलजी के ऊपर, फिर उसके बाद बात इसके बारे में भी करेंगे कि एम्यूनिशन बेनिफिशरी, गोल्ड प्राइस बेनिफिशरी, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे मिडिल ईस्ट की जिस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उस चीज़ के बारे में, और क्या वॉर के लिए कोई बेनिफिशरी है। तो सर आमिर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। नेतन्याहू मेटाफोर अपॉलजी से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे पहले बताएं कि ये क्या टॉपिक है, क्या अच्छा, अब ये इसराइल कहते जी कि इसराइल का प्रेसिडेंट, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की थी किसी दौर में जी कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे किया तो उनको वो ही गॉट इन्वेस्टिगेटेड। तो ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ, उन्होंने तो खैर अपने सोच के हिसाब से तारीफ कर दी थी। अब इस वक्त उन पे सीरियस चार्जेस हैं करप्शन के, और उन्होंने एक रिट फाइल किया अपने हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ऑफ इसराइल, जहां पे उन्होंने कहा जी कि मुझे इसमें इम्यूनिटी दी जाए और मुझे माफ़ कर दिया जाए। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मुझे माफ़ कर दिया जाए। अच्छा, अब इसको कैंसिल कर दिया गया, इट इज़ बीन डेफर्ड। डेफर क्यों किया गया? उन्होंने कहा जी अच्छा, आपने अगर कोई गलती की है या नहीं की, आप पहले ये माने कि आपने गलती की है तो आप माफ़ी मांगे। अगर आप कह रहे हैं कि जी गलती हुई है या नहीं हुई, आप माफ़ी मुझे पहले दे दे, तो ऐसे नहीं होता। आप पहले अपनी गलती को एडमिट करें और फिर माफ़ी की दरख्वास्त करें। तो दैट वो एप्लीकेशन हैव बीन टर्न डाउन, कि वहाँ पे उन्होंने टर्न डाउन कर दी है। तो ये नेतन्याहू, जिसे मैं तो इस वक्त वो जिसे एक को तो हम बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, तो ये बुचर ऑफ फ़लस्तीनियंस है। और इस पे मैं बात करूँगा कि इस बुचर को आप ये देखिएगा फातिमा कि ये अपने ट्रैप में खुद आएंगे ये, और इसका ट्रैप आना शुरू हो गया है। नेतन्याहू का जो ट्रैप है ये कोई छोटा ट्रैप नहीं है, ये बात यहां पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसने अपनी जिद की खातिर इसने एक तो दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया, दूसरा इसने बहुत सारे ज्यूज भी मरवा दिए। इसने अपनी जिद की खातिर इसने बहुत सारी जगह शुरू की, इसने हर मुल्क के साथ जंग शुरू की। तो ये जो ट्रैप है, ये मैं आपको एक ज़्योनिस्ट की एक साइकी बता रहा हूँ कि वो जब उनका अपना बंदा भी कोई बहुत ज़्यादा इस तरह हाथ से निकल रहा होता है या उनके अपने लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो वो उसको खुद ही जो है ना, वो आप समझे कि उसको एक इंसेक्ट किलर दे देते हैं, और वो इंसेक्ट किलर मेरा ख्याल है नेतन्याहू को दिया जा रहा है। ओके सर, और इसी के साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं कि जो मिडिल ईस्ट के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मिडिल ईस्ट के जैसे हमारी बात हुई कि दो चीज़ें, एक तो मिडिल ईस्ट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, दूसरा फातिमा मिडिल ईस्ट में उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बेनिफिशरीज भी आएंगे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग मिडिल ईस्ट में मूव करके, किसी ने कहा $12 बिलियन पाकिस्तान से पिछले 1-2 साल में मूव हुआ है, किसी ने कहा जी टोटली $100 बिलियन मूव हुआ है फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स। ओके, मान लेते हैं, लेकिन वो लोग आज वापस आना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। इसी तरह जो यूके सिटीजन वहां पे आबाद थे, वो यूके वापस आना चाह रहे हैं। उन्होंने तो चार्टर्ड फ्लाइट्स ली हैं, $2 लाख प्लस की पर पर्सन चार्टर्ड फ्लाइट ली गई हैं वहां से, यूएई से यूके के लिए। तो वो लोग वहां से निकल रहे हैं, और सरमाया बड़ी तरीके से तेजी से ड्रेन हो रहा है। अब सरमाए में क्या क्या चीज ड्रेन हो रही है कि एक तो इस इलाके के जितने मल्टीपल बैंक्स थे, आज से अगर आप 30-40 साल पहले जाएं तो इस इलाके में, इस एरिया, जो एरिया हम कहते हैं ना मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया, इसमें मेजर बैंक्स जो होते थे पूरी दुनिया से, चेज मैनहट्टन बैंक पाकिस्तान में है, सिटी बैंक पाकिस्तान में है, डोचे बैंक पाकिस्तान में है। तो ये बहुत सारे बैंक्स जो थे ये पाकिस्तान में होते थे। ठीक है। हमारे रीजन में बहुत सारे बैंक्स थे आज से 20-25-30 साल पहले, तो बहुत ज्यादा थे उससे। अच्छा, उसके बाद वो बैंक्स क्या किया कि उन्होंने अपनी सर्विसेज मिडिल ईस्ट में लेके, और वो जितना लेन देन था वो सारा कंट्रोल हो रहा था मिडिल ईस्ट से। अब वो मिडिल ईस्ट का मतलब ये नहीं कि वो खाली मिडिल ईस्ट है, भाई अगर एक बकिंगम बैंक है या बर्मिंगम बैंक है और उस बैंक का लेन देन इस वक्त चल रहा है, उसकी एक ब्रांच यूएई में है, तो वो पूरे रीजन को कंट्रोल कर रही थी, उनकी पेमेंट की इन एंड आउट को कंट्रोल कर रही थी। अब हुआ ये कि ईरान गॉट टू वॉयलेंट, उसने कहा जी कि ये जंग जैसे तुम रुकना चाह रहे हो ऐसे ऐसे नहीं रुकनी, अब हम क्या करेंगे कि हम इस जंग को रोकेंगे अपने हिसाब से। और वो अपने हिसाब किया, उन्होंने बैंक्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, उनके बैंक्स के हेड ऑफिस। बैंक पे अटैक करने का मतलब यह है कि आपने पूरे एक फाइनेंशियल सिस्टम को वहां से ड्रेन कर दिया,
और वो खाली बैंक नहीं होंगे फातिमा, उसमें बैंक्स के साथ क्या चीजें होंगी जो वहां पे और ऑफिसेज हैं, कौन से, जैसे गूगल का रीजनल ऑफिस है वहां पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का रीजनल ऑफिस है, ओरेकल का रीजनल ऑफिस है, आईबीएम का रीजनल ऑफिस है, इस तरह और बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके रीजनल ऑफिस का मतलब ये कि वो एटलीस्ट फॉर मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, उसका हब कहां पे है, वो बना हुआ था यूएई। अब यूएई वहां से निकलेगा, अब वो वहां से निकलेंगे तो वो डेफिनेटली वो किसी और मुल्क में जाना चाहेंगे जहां उन्होंने अपनी सर्विसेज को तो बंद नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। तो वो बेनिफिशियरी कौन होंगे? वो बेनिफिशियरी वो कंट्रीज होंगे, जैसे पाकिस्तानी इन्वेस्टर पाकिस्तान में वापस आएंगे तो वो डेफिनेटली पैसे वापस लेके आएंगे, बिल्कुल ऐसे ठीक है। फिर बेनिफिशियरी, जैसे मैंने आपको ये दुनिया की ग्लोबल कंपनीज बताई, अगर ये कंपनी किसी और मुल्क में मूव करती हैं तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट वहां जाना शुरू हो जाएगी, बैंक्स वहां जाना शुरू हो जाएंगे। फिर एक सबसे बड़ा सट्टा लगा जो, जिसे मैं सट्टा कहता हूं, आप एक दिन उसकी प्राइस, पेट्रोल की प्राइस कहते हैं जी कि ये $60 है, ये $72 हो गई, $72 से $98 हो गई, और वो शाम होते तक $126 हो गई, $126 से सुबह आते आते $117 हो गई, फिर $92 पे आ गई। तो ये जो जंप जर्क बूम ये जो है ये आम नहीं है। आप ये देखिए कि वो जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है इसने पूरी दुनिया में एक फिनोमेना जनरेट कर दिया है, और कर दिया था, और वो किसका था? गैम्बलिंग का। और वो गैम्बलिंग किस चीज की हुई है? वो पेट्रोल की हुई है। और दुनिया में आप कहते हैं ना कि बेनिफिशियरी कोई नहीं है, बिल्कुल बेनिफिशियरी है। पहले बेनिफिशियरी ये ऑयल कंपनीज पाकिस्तान में भी 40-42 कंपनी हैं जिनके पास ऑयल रिजर्व करने का लाइसेंस है। पूरी दुनिया में तो बहुत बड़ी बड़ी है, हमारी तो माड़ी इंडस, ये जो पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल, ये कोई इतनी बड़ी नहीं है जिनको आप कहेंगे ग्लोबली बहुत बड़ी है। ग्लोबली तो ये कुछ भी नहीं है। अब ग्लोबली जो ऑयल को रिजर्व करने वाली कंपनी थी वो इतनी बड़ी बड़ी थी, दैट वर सच ह्यूज कंपनीज। वहां पे जो सट्टा, जिसे मैं सट्टा कहता हूं कि जो प्राइस का सट्टा हुआ है कि प्राइस आपने ऊपर की कंपनियों ने ऑयल रिजर्व करवाया, अब वो रिजर्व हुआ एट द सर्टेन प्राइस। अब ये जो सट्टा हुआ है, वैसे कहते हैं जी कि इसमें मिडल ईस्ट वॉर में जो इसका लॉस हुआ है अमेरिका का, वो $5.6 बिलियन है। $5.6 बिलियन आपका एमुनिशन लॉस है, लेकिन आपने पेट्रोलियम की सट्टे से जो पैसे जो कंपनियों ने बनाए हैं वो कितने $100 बिलियन हैं, वो भी तो बताए, वो तो बताते नहीं है। तो ये जो कहना, मैं आपको बेनिफिशरीज बता रहा हूं कि बेनिफिशरीज भी हैं। एक बेनिफिशियरी आपका एमुनेशन, एग्जैक्टली क्या वो कंपनीज जिनका आपके साथ लिंक था, जो एमुनेशन सप्लायर थे, ये तमाम कंट्रीज जो सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जाने के लिए सोचेंगे, वो कुछ ना कुछ सोचेंगे कि जी आइंदा कुछ ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या है हमारे हाथ में, ये बात बड़ी सोचने वाली है। वो कहां पे जाएंगे? वो एमुनेशन खरीदेंगे। अब वो $100 बिलियन की एमुनेशन इंडस्ट्री को दोबारा इग्नेट कर दिया गया। तो बेनिफिशियरी तो हैं फातिमा, ये तो मैं चंद बेनिफिशियरी बता रहा हूं जो मेरे सामने है। बट सर अगर इसमें हम लोग एम्यूनेशन बेनिफिशियरी के साथ साथ गोल्ड प्राइस बेनिफिशियरी के बारे में बात करें। अच्छा, गोल्ड प्राइस बेनिफिशियरी ये हुआ कि नॉर्मली ये होता था कि जब भी जंग लगती थी, पूरी दुनिया का एक असूल है कि गोल्ड प्राइसेस राइज करना शुरू कर देती है। अब गोल्ड प्राइसेस इतना राइज कर गई हुई थी कि जिसकी मैं बार बार कहता हूं कि उसके पीछे बेस कोई नहीं है कि गोल्ड की प्राइस इतना राइज क्यों कर गई। अब गोल्ड का क्या हुआ कि जब दुबई से लोगों ने वहां से एग्जिट लेना शुरू किया और उनके पास रास्ता नहीं था और उन्होंने बड़े लोअर प्राइसेस पे, लोअर देन द इंटरनेशनल प्राइसेस, उसको गोल्ड को ड्रेन आउट करना शुरू कर दिया मार्केट में। अब गोल्ड का भी बेसिकली एक प्रेशर है। जिस वक्त ये थोड़ा सा रिलीज हुआ कि पता चला कि जी गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, जो लोगों ने, जो बेसिक इन्वेस्टर आप और हम नहीं है, बेसिक इन्वेस्टर वही इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने इसकी हाइप जनरेट करनी है, गोल्ड की प्राइस को एक सतह पे लेके जाना है। उसके बाद उन्होंने वहां से जब उसको सेल करना है, ड्रेन करना है, तो वो आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलेंगे। और जब हम वो पैसा अवाम की तरफ से इंजेक्ट हो जाएगा या अवाम उस पर इन्वेस्ट कर देगी, तो बड़ा इमीडिएटली पता चलेगा कि जी गोल्ड की प्राइस कोलैप्स कर गई है। तो ये सारी चीजें रिलेट करती हैं। और ये मैं बार बार जो प्रिडिक्ट करता हूँ फातिमा, एक दिन आएगा, ये
हम इसी प्रोग्राम का हवाला देके कहेंगे कि ये गोल्ड प्राइसेस जो कोलैप्स किए हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि जरा गोल्ड थोड़ा सस्ता हो जाए। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।